और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत यानी एक्स्ट्रा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब वक्त आ गया है कि हम वर्षा जी की लाइफ के बारे में जानें खुद उन्हीं से। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो हमारे और आपके साथ शेयर करने वाली हैं। वर्षा जी, आपकी कुकिंग के बारे में हमने सारे फ्रेंड से तारीफ सुनी है, लेकिन उसमें जरूर आपके कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया होगा या चीजें सिखाई होंगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, शादी से पहले मेरी भाभी के हाथ का खाना सबने खाया, बहुत तारीफ रहती थी, तो वहाँ से सीखा। नॉनवेज वगैरह मेरी भाभी बहुत अच्छा बनाती थी। फिर शादी के बाद मम्मी जी से कुछ सीखा, कुछ फ्रेंड से सीखा। अब जैसे पुडिंग वगैरह सीखा तो फ्रेंड से, सबको बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपकी मदर इन लॉ की बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने उनसे सीखी? मम्मी से हमने दही बड़े बनाना उनसे सीखे। अच्छा, वो डोसे वगैरह बहुत अच्छे बनाती हैं, वो उनसे सीखे। जबकि जनरली आज भी वही बनाती हैं जी। फिर भी अब अगर हम बनाएंगे तो अच्छे, उम्मीद है अच्छे ही बनाएंगे। वैसे ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मदर इन लॉ से जो भी सीखा जाता है वो अच्छा ही होता है, वो हमारी लाइफ लॉन्ग काम भी आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी के साथ अब मैं बात करना चाहूंगी आपकी लाइफ के किसी ऐसे मोमेंट की जब आपको काफी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी हो या बहुत टफ टाइम रहा हो आपका। देखिए, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं टफ टाइम तो आता ही है, कभी अच्छा भी रहता है कभी। तो मेरा जब मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ था तब एक्चुअली बहुत थोड़ा डिप्रेशन में आ गए थे। फिर उसके बाद जल्दी मेरे फादर की भी डेथ हो गई, तो वो थोड़ा टाइम ऐसा था। फिर मेरी भाभी वगैरह जो सबने सपोर्ट किया, दीदी वगैरह हैं, सबका काफी स्ट्रेंथ उनकी मिली, तब फाइनली। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया, जॉब किया, तब फिर रूटीन में लाइफ आ गई। उसके बाद दोनों लोगों के सपोर्ट से आपने काफी स्ट्रेंथ हासिल करी। दीदी जीआई वगैरह सबने काफी सपोर्ट किया हमें, उसकी वजह से फिर हम। चलिए, आपसे इस तरीके की बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन फिलहाल अब टाइम आ गया है कि मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करूं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें से अगर आप 2 का सही जवाब देती हैं तो आप एक एक्साइटिंग सा प्राइज जीत जाएंगे। तो आप इसके लिए रेडी? हाँ जी, बिल्कुल रेडी है। मेरा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा फल विटामिन सी नहीं देता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आंवला या ऑप्शन सी संतरा। इसका आंसर है केला। आंवला और संतरा में तो विटामिन सी होता ही है। जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईफिल टावर इनमें से कौन से शहर में है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस या ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। आईफिल टावर पेरिस। चलिए, ये जवाब भी बिल्कुल सही है। अब बस तीसरा बचा है, देखते हैं उसका आप सही जवाब देती हैं कि नहीं। उम्मीद है, क्योंकि बच्चों को जीके पढ़ाते रहते हैं तो थोड़ी नॉलेज इस वजह से भी। चलिए, डबल डेकर बस इनमें से कौन से शहर में नहीं चलती है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई या ऑप्शन सी जयपुर। नहीं चलती जी, डबल डेकर मेरे ख्याल से जयपुर होगा, क्योंकि कोलकाता और तीसरा कौन सा, बॉम्बे, यहाँ चलती होगी। चलिए, आपने गेस किया है, लेकिन बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर मैंने गेस किया है। चलिए, कांग्रेचुलेशन, आपने जीत लिया है खूबसूरत सरप्राइज मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कांग्रेट्स। बच्चों को जीके पढ़ाना वर्षा जी के लिए सीरियसली काम आया, क्योंकि उन्होंने तीनों सवालों के जवाब बहुत ही जल्दी दे दिए और अपने लिए एक आसान सा गिफ्ट जीत लिया। इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम उनसे थोड़ी सी बातें और करें। वर्षा जी, अब बात करते हैं अगर आपके इंटरेस्ट की, मूवीज की, तो क्या आपको मूवीज देखना पसंद है? हाँ जी, मूवीज देखना पसंद है। तो किस टाइप की मूवीज आप देखती हैं? या तो देश की पिक्चरें हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जी, जैसे बॉर्डर वगैरह पिक्चर देखी बहुत अच्छी, या फिर आमिर खान की पिक्चरें मुझे बहुत पसंद है। आपने तारी जमीन पर भी देखी होगी? बिल्कुल, हाँ, तारी जमीन पर भी देखी। पूरा अच्छे से दिखाया गया है। बिल्कुल, हाँ। तो इसीलिए अब बात करेंगे आपके बचपन की। क्या कोई ऐसी फनी सी चीजें रही हैं या यादें रही हैं जो आपको अक्सर याद आती हैं अभी भी? देखिए, होती तो कई बातें हैं, बचपन में हुई तो होंगी, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही थी जी। हम छोटे थे, अच्छा मेरे बाल छोटे ही रहते थे, कटे हुए बॉयज की तरह स्टाइल में रहते थे, और शर्ट्स और नेकर वगैरह पहने रहते थे। तो एक बार एक गुरुद्वारे से ना सरदार जी आए, तो उन्हें ये लगा कि ये इनका बेटा है,
मम्मी वगैरह सब लोग साथ बैठे थे तो वो उन्होंने कड़ा पहना दिया जी। कड़ा जनरली लड़कों को भी पहनाते हैं जी। उसके बाद सबको बहुत मतलब वो सीन याद है मुझे आज भी। तो उसके बाद आपने क्या किया था? किया कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि लगा कि भाई उन लोगों ने लड़का समझा। वेल, आपसे बातचीत करके तो हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली आपकी लाइफ से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि आपके फ्रेंड्स गेम खेल चुके हैं ना, आपने उस वक्त पार्टिसिपेट नहीं किया था, तब आपकी बारी आई है गेम खेलने की, जिसका सेटअप यहाँ पे है। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकती हैं, इसके सारे पीसेस अभी मैं अलग कर दूंगी। आपको 30 सेकेंड्स में यही सेम स्ट्रक्चर दोबारा बनाना है। अगर आप बना देती हैं तो आप एक और प्यारा सा गिफ्ट जीत जाएंगी। तो इसके लिए आप रेडी हैं? मैं इसके पीसेस को निकाल देती हूँ एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। बहुत सबसे आसान सा गेम माना जाता है बच्चों के लिए, तो काफी लर्निंग भी होती है एंड बहुत आसानी से आपने इसको बना भी लिया है। अभी थोड़ा टाइम बचा है आपके पास। वेरी गुड। बस ये आपको याद रखना है कि बैलेंस हो जाए पूरा स्ट्रक्चर एंड टाइम खत्म होने से पहले ही आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को बना दिया है। चलिए, टाइम खत्म हुआ नहीं था, अभी पूरा स्ट्रक्चर बन गया। कांग्रेचुलेशंस, आपने एक और खूबसूरत सा गिफ्ट जीत लिया मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कांग्रेचुलेशन। वेल, आई मस्ट से वर्षा जी भी गेम्स में बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि टाइम खत्म होने से पहले ही उन्होंने इस एक्साइटिंग से गेम को कंप्लीट कर दिया, यानी जीत लिया अपने लिए एक और प्यारा सा गिफ्ट। इसीलिए अगर आप भी मनी मन खुश हो रही हैं और चाहती हैं ऐसे ही ढेर सारे गिफ्ट जीतना, तो उसके लिए आपको हमें भेजना होगा एक छोटा सा SMS। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर हम ढेर सारी बातें करेंगे वर्षा जी के हस्बैंड के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। हमारे ब्रदर की सिस्टर इन लॉ जी, तो हम उनके साथ उनके घर जाया करते थे जी। तो और एक बार जब जाना शुरू किया तो फिर वो रुका ही नहीं, हम जाते ही चले गए। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप नो कैविटी, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फॉरएवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें।
देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब वक्त आ गया है वर्षा जी के हस्बैंड दिनेश जी के साथ थोड़ी चिट चैट करने का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी कि आज वर्षा जी मिसेस भाग्यशाली बनी। इस प्रोग्राम के बारे में आपको क्या कहना है? ये प्रोग्राम के बारे में मैंने सुना है और एक आध बार देखा भी है, लेकिन जब से इनके बारे में पता लगा ये मिसेस भाग्यशाली हो गई है तो मैं बहुत एक्साइटेड था और वेट कर रहा था। तो फाइनली आज आप अपने एक्साइटमेंट को फील कर सकते हैं क्योंकि आप इस प्रोग्राम का पार्ट बन गए हैं। अब आपकी मैरिज के बारे में जानना चाहेंगे, कितने साल हो चुके हैं? हमारी मैरिज में 18 साल हो चुके हैं। एंड वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? हमारी लव मैरिज थी जो बड़ों ने अरेंज कराई। लव मैरिज थी, इसका मतलब आपकी लव स्टोरी भी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो क्या आपकी लव स्टोरी किसी मूवी से इंस्पायर्ड है? हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक ये मूवी हम आपके कौन से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट जब हम लोग एंगेज थे तो हमने यही मूवी एक साथ पहली मूवी यही देखी थी। तो किस तरीके से इस मूवी को रिफ्लेक्शन मिलता है आपकी लाइफ में, कैसे, क्या बताना चाहिए? हमारे ब्रदर की सिस्टर इन लॉ है जी, तो हम उनके साथ उनके घर जाया करते थे तो, और एक बार जब जाना शुरू किया तो फिर वो रुका ही नहीं, हम जाते ही चले गए। फाइनली आज आप यहाँ हैं, साथ में हैं। तो इनकी कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट किया, कैसे आपको पसंद आई वर्षा जी? एक तो हमारी जो भाभी हैं, जिनकी सिस्टर हैं, हम उनसे बहुत इम्प्रेस थे जी। उनको जब देखते थे तो उनका घरेलू विचार जो उनकी था, उनकी कुकिंग, उनका हस्बैंड के साथ बिहेवियर, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था जी। तो मेरे मन में ये था कि ये बिल्कुल वैसे ही है, तो मैंने उस हिसाब से, मतलब आपने जैसी लेडी को चाहत अपनी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही निकली। वैसे इनकी कुकिंग के बारे में तो हम काफी सुन चुके हैं, इनके फ्रेंड्स भी बता चुके हैं। आपको कौन सी डिश ऐसी है जो सबसे ज्यादा इनकी पसंद आती है? दही बड़े। दही बड़े बहुत पसंद। मैंने मम्मी जी से ही सीखे थे। कभी आपने ऐसे सोचा हो कि आज कुछ बनाते हैं इनके लिए इंटरेस्टिंग? हाँ, जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं जी तो वहाँ मैं इनके लिए बनाता हूँ चाय। वहाँ आप चाय बना के पिलाते हैं? मॉर्निंग की टी यही देते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मॉर्निंग टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाहर यही। अच्छा, अब अगर घूमने फिरने की बात करें तो कभी बाहर शॉपिंग पे आप गए हों या कहीं गए हों, कोई फनी सी चीज हुई है आपके साथ? एक मुझे एपिसोड याद आता है जिसमें हम लोग जब मॉल्स नए खुले थे तो हमको वहाँ का कल्चर नहीं पता था जी। तो मैं अब आराम से घूम रहा था, शॉपिंग ये कर रही थी, पेमेंट सब इन्होंने दिया था, मुझे पता नहीं था। मेरा छोटे बच्चे ने आकर मुझे एक चीज हाथ में दे दी, पापा की मम्मी ने लिया है, आप इसको जेब में कलर से 4-5 रुपए की जैसे छोटी जी, 5-6 रुपए छोटे कलर से, तो मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। मुझे नहीं आइडिया था कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, मुझे लगा दे दिया है, खरीद दिया होगा। तो जब गेट से हम निकलने लगे तो डीमैग्नेटाइज था नहीं वो, तो सिग्नल बजा, उसने कहा साहब आपकी जेब में कुछ है जी। मैंने कुछ नहीं है, कहते नहीं आप देखिए, तो मैंने सारा सामान निकाला तो उसने दिखाया कि ये 6 रुपए की चीज आपने पेमेंट नहीं दिया है। इतना एम्बैरेसिंग लगा उस वक्त, मुझे पता ही नहीं था कि इसका पेमेंट नहीं हुआ, और वो भी इतनी छोटी सी चीज का। तो ये एक फनी सी मेमोरी थी आपकी। खैर, इतनी इंटरेस्टिंग बातें तो आपने बताई हमें अपने दोनों लोगों के बारे में, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सा काम है जो आपको वर्षा जी के लिए करना है। एक गेम है जो आपको खेलना है, जिसका सेटअप यहाँ पे है। इसमें क्या करना है, आपको नट्स रखे हैं, इनमें आपको बोल्स लगा के टाइट करने हैं। 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा एंड मिनिमम 4 नट्स को आपको टाइट करना है। अगर आप ये कर देते हैं तो एक एक्साइटिंग सा प्राइज आप जीत जाएंगे वर्षा जी के लिए। तो आप वर्षा जी के लिए गेम खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एक्साइटेड हैं? आप अपनी पोजीशन ले लीजिए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी आपको करने हैं, सारे बोल्ट्स एकदम एंड तक टाइट करने होंगे, बिल्कुल एंड तक करने हैं। आपने एकदम एज पे लगाया है, पहला वाला भी थोड़ा सा टाइट कर दीजिए उसको। 1 2 एंड ये जो थर्ड बोल्ट आपने बाहर रखा हुआ है इसको भी आप टाइट करके डाल दीजिए बोल्ट में। 2 कंप्लीट हो गए। थर्ड, वेरी गुड। एंड टाइम भी साथ ही साथ खत्म होता जा रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म हो गया है आपका, आपने 4 बॉल्स कंप्लीट कर दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीता है अपनी वाइफ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जो मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों से इन्हें दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। वेल, इस गेम में दिनेश जी की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मुंह मीठा करना तो बनता ही है, यानी हम आ चुके हैं आज के इस एपिसोड के सबसे स्पेशल मोमेंट की ओर। तो मैं चाहती हूँ वर्षा जी आप इस केक को काट दीजिए एंड सर को खिला दीजिए।
वेल, इसी मोमेंट के साथ वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि हमारा एपिसोड आ चुका है अपनी एंडिंग पर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप भी चाहती हैं कि हम आपके घर आएं और आपके साथ ऐसी ही ढेर सारी मस्ती करें, तो उसके लिए आपको भेजनी होंगी अपनी डिटेल्स हम तक। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में मिलवाएंगे आपको एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, बाऊपुरवा के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना, सेना से मदद मांगी गई। गाजियाबाद में खादी की खाकी को सीधी धमकी, सपा नेता बोले महाराज में पिटे हैं, अब बदला लेंगे। राज्यपाल बीएल जोशी से मिली मायावती, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा पैसे लेकर बेचे जाते हैं मंत्री पद। मायावती के बयान पर रामगोपाल का पलटवार, कहा सत्ता गई तो बौखला गई हैं मायावती, यूपी की कानून व्यवस्था को बताया बेहतर। और देश भर में रामनवमी पर्व की धूम, दूर दूर से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, मां विंध्यवासिनी धाम में भी लगी भक्तों की भारी भीड़। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में वहां पर जुटी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घटना बाऊपुरवा के ट्रांसपोर्ट नगर की है। सेना से भी आग बुझाने के लिए मदद मांगी गई है। काफी भीषण ये आग है। दमकल कर्मी मौके पर लगे हुए हैं। 12 गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सबसे अहम बात यहां पर यह है कि ये ट्रांसपोर्ट नगर की घटना है। काफी भीड़भाड़ वाला ये इलाका है। सेना से भी आग बुझाने के लिए वहां पर मदद मांगी गई है। दमकल की 12 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच गई हैं। कबाड़ का ये गोदाम है और इसमें भीषण आग लगी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हैं। भीषण आग है। किस वजह से ये आग लगी ये तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कबाड़ के गोदाम में जिस तरह से आग लगी है काफी भीषण ये आग है। दमकल की गाड़ियां लगातार कोशिश कर रही हैं, उनके द्वारा मशक्कत की जा रही है किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अवनीश दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवनीश, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? जो पहले तो उससे कहीं भीषण स्थिति अब बन गई है, क्योंकि जो दमकल की कानपुर की गाड़ियां थी लगभग 14 से 16 गाड़ियां उनको लगा दिया गया है। तो यहाँ रक्षा प्रतिष्ठान है जो सेना के हवाले, जो सेना का सामान बनता है, राइफल रिवाल्वर बनती है, जहाँ पर वहां की दमकल गाड़ियां बुला ली गई। काफी साथ उन्नाव जनपद की और कानपुर देहात जनपद की भी जो दमकल गाड़ियां उनको बुला लिया गया है और आग पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी आग काबू में आने का नाम नहीं ले रही है। अनुपम, अवनीश, जिस तरह से बात कही जा रही है कि सेना की मदद भी वहां पर लेने की बातें आ रही हैं, ऐसे में क्या सेना की टीम मौके पर पहुंची है अभी तक? और जो दमकल की गाड़ियां हैं, साथ ही साथ आला अधिकारियों के द्वारा आग बुझाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं?
देखिए, जो रक्षा प्रतिष्ठान है सेना से संबंधित है और सेना के जवान ही यहाँ पर आए हैं दमकल गाड़ियों के साथ, बराबर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि अब एक ही चारा बचा है, जिस तरह की आग लगी है और आग थमने का नाम नहीं रहे, एक ही फोम टेंडर की व्यवस्था की जा रही है। फोम टेंडर डालने के बाद जो केमिकल की आग उससे काबू पाया जाता है, और जो आग बढ़ रही है केमिकल की आग से ही बढ़ रही है, उसको थामने के लिए फोम टेंडर जा रहा है, उसके बाद ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। और इस काम में लगभग अभी भी 3 से 4 घंटे लगेंगे, जिस तरीके से दमकल की गाड़ियां बराबर बुलाई जा रही है और दमकल गाड़ियों में लगी हुई है, लेकिन अभी पानी काबू नहीं पाया जा पा रहा है। अब फोम टेंडर का सहारा बच्चा है, इसको रक्षा प्रतिष्ठान की जो टेंडर है, फोम टेंडर है, वो उनको बुलाया जा रहा है, उससे आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। अवनीश, ये बताइए, जिस तरह से इतनी भीषण आग लगी है वहां पर, उसके बाद कौन कौन से आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं? देखिए, आग की सूचना जैसे ही तो जिले के एसएसपी स्वयं मौके पर गए थे, एसपी सिटी मौके पर है, जो प्रशासनिक अधिकारी वो मौके पर पहुंचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वहां जो क्षेत्र अधिकारी है वो खुद भी इस पूरी आग में मौके खड़े होकर के बंद करके हिस्सा ले रहे, आग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे सराहनीय काम पुलिस का, पुलिस बराबर उन लोगों की मदद कर रही है, दमकल वालों के कंधे से कंधा मिलाकर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और जो पुलिस सभी आला अधिकारी मौके पहुंच गए, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर एसीएम मौके पहुंचे, और कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा जो उन लोगों को पीड़ित लोग हैं उनको कोई राहत दे सके या उनकी सुनवाई कर सके या उनको कोई आश्वासन दे सके कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी या नहीं। अवनीश, जिस तरह से काफी भीषण वहां पर आग लगी हुई है और दमकल की गाड़ियां भी वहां पर मौके पर मौजूद है, ऐसे में आसपास के इलाके में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है क्या? किसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, अगल बगल जो बिल्डिंग्स थी उनको खाली करा लिया गया, जो उन बिल्डिंग्स में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी गोदाम से उनमें जो माल स्टॉक था उसको निकलवाया जा रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में अगल बगल की एक बिल्डिंग और से लिया जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी का गोदाम था। तो कहा जितनी अलर्टनेस बढ़ाई जा सकती है, जितनी लोगों को अलर्ट किया जा सकता है, लोगों को वहां निकाला जा रहा है, सामान जो स्टोर जो कभी केमिकल है, जो चीज पदार्थ है उनको निकाला जा रहा है। उसके बाद ही ये कहा जाए कि पुलिस अपनी पूरी पुख्ता व्यवस्था कर ली आग को रोकने की। उनका प्रायोरिटी इस बात पर पहले आग को काबू किया जाए इसके, लेकिन जो आग काबू में नहीं आ पा रही है तो लोग वहां हटाया जा रहा है, उनको अलर्ट किया जा रहा है कि आप लोग हार जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आग लगने के बाद जो काला धुआं वहां फैल रहा है इलाके में, उससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, जहरीला धुआं हो गया है, आग में जलन हो रही है, लोग इससे खासे परेशान दिख रहे हैं। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, वहां पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अवनीश दीक्षित हमारे संवाददाता हमें विस्तार से बता रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 12 दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं। ताजा तस्वीरें हैं ये कानपुर की, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जाए। सेना की भी मदद वहां पर आग बुझाने में ली गई है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार भले ही प्रदेश में अनुशासन कायम करने की बात कह रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीएसपी सरकार में लाठी खाने की वसूली इस सरकार में करना चाहते हैं। ये खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि उनको अंदाजा लग सके कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरे तो कैसे, जब उन्हीं के नेता और कार्यकर्ता खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इस सपा नेता को देखिए कि किस तरह से साहिबाबाद थाने में ये खुलेआम धमकी दे रहा है। बैठो बैठो, तुम्हारे घूमे 5-7 घंटे खाए क्या? 5-7 घंटे खाए? यहाँ परिवार का कोई आदमी घंटे खाए क्या? चलो ठीक है, ये मांगे मांग रहे हैं, यहाँ जिला से लाए कप्तान को लाइए, घंटे करके बैठेंगे और इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। यहाँ रहने वाले हम अब वहां तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी करा सकते हैं। बैठो बैठो, तुम्हारे परिवार के साथ भी बदतमीजी करा क्यों आए आप गाजियाबाद में? तुम्हारे नाम कर रही है, तुम्हारा भूपा रहता है यहाँ। तो जानते तुम अच्छे ईमानदार के थे, आजमगढ़ देवरिया बलिया करा लेते मुश्किल। क्यों आए बोल रहे हैं? तो सुना आपने सत्ता का नशा कैसा होता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके बाद देखिए कि हौसले किस तरह से बुलंद हैं कि हड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। और वहां पर जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, थाना था, थाने के अंदर इस तरह का तस्वीर, इस तरह का फुटेज निकलकर सामने आया है। सीएम साहब, ये कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? क्या इसी तरह से मिशन 2014 को कामयाब बनाया जाएगा? मुलायम सिंह के हाथ मजबूत करने की बातें ये कार्यकर्ता करते हैं, क्या इसी तरह हाथ मजबूत करेंगे? गुंडागर्दी, तानाशाही और उसके साथ लोगों को हड़काकर समाजवादी पार्टी को आगे लाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा? सवाल कई हैं, जवाब कौन देगा?
बोल रहे हैं? एक बार आप फिर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तुमने 5-7 घंटे खाए क्या? 5-7 घंटे खाए? यहाँ परिवार का कोई आदमी घंटे खाए क्या? चलो ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं जिला से लाए कप्तान को लाइए, धरना करके बैठेंगे और अब इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। यहाँ के रहने वाले हम अब तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी करा सकते हैं। बैठो तुम्हारे परिवार के साथ भी बदतमीजी करा क्यों आए आप गाजियाबाद में? तुम्हारी नाल गड़ रही है, तुम्हारा भूपा बेटा है यहाँ। तो जानते तुम अच्छे ईमानदार के थे, आजमगढ़ देवरिया बलिया करा लेते मुश्किल। क्यों आए बोल रहे हैं? तुमने 5-7 घंटे खाए क्या? अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार जिस तरह से चीजों को गंभीरता से ले रहे हैं, लगातार एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि समाजवादी पार्टी की छवि आम जनता में धूमिल न हो, क्योंकि इस तरह से लोगों को हड़काना और थाने के अंदर एक थानेदार को हड़काना और इस तरह का बर्ताव करना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना शायद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। बातचीत करने के लिए लोकेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लोकेश, काफी अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर जो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी क्या कुछ प्रोफाइल है और साथ ही साथ आखिर ऐसी बात क्या हुई थी कि इन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ा? बिल्कुल अनुपम, इनका नाम नाथ सिंह यादव है। ये सपा के एक वरिष्ठ नेता हैं गाजियाबाद से और 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और साथ ही एक ये वकालत भी करते हैं। और ये स्थिति तब उत्पन्न हुई है कि साहिबाबाद थाने पुलिस ने करीब 10 दिन पहले एक डकैती करने की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को पकड़ा था। उसमें से एक शख्स उस्मान था जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसके अपराधों को देखते हुए उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी और उस हिस्ट्री शीट की खोलने की जानकारी के लिए खुद थाने स्तर से और चौकी स्तर से एक सिपाही और एक दरोगा उसके घर पर गए थे उसके संबंध में सभी जानकारी लेने के लिए। इस बीच उनके एक परिजन का आरोप था जो कि स्थानीय नेता हैं कि उनके साथ बदसलूकी की है पुलिस ने और उनको काफी भला बुरा कहा है, भला बुरा कहा गया। और ऐसे में वो लोग अपनी शिकायत लेकर के थाने पहुंचे थे, लेकिन उस बीच में ये नेताजी भी वहां पहुंचे थे उनके पैरवी में और उस समय जो आरोपी कह लिया जाए जो दरोगा थे राजेश कुमार शर्मा, उनको ये धमका रहे थे खुद उस थाने में बैठकर इंस्पेक्टर के सामने। इससे एक साफ तौर पर जिस लहजे में धमका रहे थे, इसका साफ मतलब हो सकता है कि सपा कार्यकर्ता क्या हालात हैं गाजियाबाद के अंदर, यूपी के अंदर, कि वो किस तरीके से। लोकेश, एक मिनट आप रुकिए जरा, हम दर्शकों को एक बार फिर सुनवा दें कि आखिर समाजवादी पार्टी के इस नेता ने किन शब्दों का प्रयोग किया है और वो भी थाने के अंदर बैठकर। उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। तुमने 5-7 घंटे खाए क्या? 5-7 घंटे खाए? यहाँ परिवार का कोई आदमी घंटे खाए क्या? चलो ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं यहाँ जिला से लाए कप्तान को लाइए, धरना करके बैठेंगे और अब इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। यहाँ के रहने वाले हम अब तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी करा सकते हैं। बैठो तुम्हारे परिवार के साथ भी बदतमीजी करा क्यों आए आप गाजियाबाद में? तुम्हारी नाल गड़ रही है, तुम्हारा भूपा बेटा है यहाँ। तो जानते तुम अच्छे ईमानदार के थे, आजमगढ़ देवरिया बलिया करा लेते मुश्किल। तो सुना आपने समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लोकेश राय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। लोकेश, 2 बातें यहां पर अहम है। अगर हम समाजवादी पार्टी के फ्रंट पर इस खबर को देखें तो समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि अनुशासन का पाठ जो है वो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पढ़ाया जाता है और अगर कोई अनुशासन के रास्ते पर नहीं चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ये समाजवादी पार्टी कहती है। लेकिन यहां पर ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी बदले की भावना से शब्दों का प्रयोग कर रही है समाजवादी पार्टी के नेता, और साथ ही साथ अनुशासन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से इन नेताजी की बात सुनी जाए तो उनका कहना है कि बसपा सरकार में उन्होंने लाठियां खाई हैं और उसकी का ये फायदा इस सपा सरकार में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अब हमारी सरकार के अंदर ये हमसे बदसलूकी हो रही है। ऐसे में क्या उस खाकी की क्या धमक रह जाती है जब थाने के अंदर खुद खड़े होकर इंस्पेक्टर के सामने
बैठ करके उस दरोगा को धमकाया जाता है उस थाने के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हकीकत में थाना चला कौन रहा है, यूपी पुलिस या फिर सपा कार्यकर्ता। दूसरा सवाल सबसे बड़ा है